आरुषि एक मासूम सी 13 साल की लड़की, क्लास 9 की स्टूडेंट, पढ़ने में होनहार होने के कारण स्कूल और घर परिवार में सबकी चहेती। विनम्र और शांत स्वभाव के कारण स्कूल के सभी टीचर्स और छात्रों के बीच उसकी एक अच्छी जान पहचान थी। वो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ काफी घुल मिल कर रहती थी और अपने दोस्तों से हर छोटी से छोटी बात साझा करती थी। उसके कारण उसके दोस्त भी उससे अपनी बातें शेयर किया करते थे। आरुषि की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। हर रोज वो समय से स्कूल जाया करती थी। क्लास में आगे बैठने की जिद के कारण वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के पहले स्कूल पहुंच जाती थी। पर एक दिन उसके फ्रेंड्स उससे पहले स्कूल पहुंच जाते हैं, पर काफी देर इंतजार के बाद भी आरुषि अपने स्कूल नहीं पहुंचती है। अब आरुषि के काफी देर तक स्कूल ना पहुंचने के कारण वे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी खबर मिलती है कि आरुषि की डेथ हो गई है। कोई कह रहा था कि आरुषि का एक्सीडेंट हो गया है, तो कोई कह रहा था कि उसका मर्डर। पर उसके दोस्तों को अब तक ये बात पता नहीं था कि यह बात सच्ची है या झूठी। कुछ देर में स्कूल प्रशासन की तरफ से भी खबर दी जाती है कि आरुषि तलवार अब हमारे बीच नहीं रही। आरुषि के दोस्त और स्कूल के सभी छात्र ये बात सुनकर मानो सदमे में चले गए और यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया। ये बात है 16 मई 2008 की, जब नोएडा के जलवायु विहार इलाके में सुबह सुबह सभी लोग अपने दैनिक काम में बिजी थे और हमेशा की तरह इस इलाके में काफी शांति थी। लेकिन तलवार परिवार में काम करने वाली नौकरानी भारती मंडल जब सुबह 6 बजे गेट पर बेल बजाती है, तब तलवार परिवार के घरेलू नौकर हेमराज की जगह आरुषि की मां नुपुर तलवार दरवाजे पे दस्तक देती हैं और नौकरानी से कहती हैं कि दरवाजा बाहर से लॉक है क्या? नौकरानी उन्हें उत्तर देती है, हाँ मालकिन। इसके बाद नुपुर उससे कहती है, हेमराज लॉक करके दूध लाने गया होगा। इसके बाद नुपुर नौकरानी से कहती है, तुम नीचे बालकनी की तरफ आओ, मैं तुम्हें चाबी देती हूं। फिर बालकनी से नुपुर भारती से कहती है, तुम एक बार जाकर देखो, शायद दरवाजा खुला हो। लेकिन नौकरानी नुपुर से कहती है, मैम साहब आप मुझे चाबी दे दो, यदि दरवाजा बंद होगा तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा, मुझे देर हो जाएगी, अभी और घरों में काम करने जाना है। इस पर नुपुर तलवार भारती को चाबी दे देती है। लेकिन नौकरानी जब दरवाजे पे पहुंचती है तो देखती है कि सच में दरवाजे पे ताला नहीं, केवल कुंडी लगी हुई थी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि तलवार्स के घर में जाने के लिए 3 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें एक मेन गेट था और इस गेट को पुश करके कोई भी खोल सकता था, जबकि सीढ़ियों से चढ़ने पर एक जाली का दरवाजा था जो कि मैनुअली लॉक किया जा सकता था, और उसके बाद सेल्फ लॉक वुडन डोर था जिसे अंदर से तो बिना चाबी के खोला जा सकता था, पर बाहर वाला व्यक्ति बिना चाबी के नहीं खोल सकता था। उसके साथ ही घर में सबसे पहले हेमराज का कमरा था, जिसका एक दरवाजा जाली के दरवाजे से पहले और दूसरा दरवाजा घर के अंदर खुलता था, अर्थात हेमराज को तलवार के घर का हर समय एक्सेस था। अब दरवाजा खोलने के बाद भारती बीच में लगे जाली के दरवाजे से देखती है तो आरुषि के माता पिता डॉक्टर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार जोर जोर से रो रहे थे। उस दिन तलवार्स के घर का नजारा रोज से काफी अलग था, जिसे देखकर नौकरानी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही अंदर जाती है तो उसे धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत में हाल के वर्षों में घटित हुए सबसे चर्चित मर्डर केस आरुषि तलवार की, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली है और आरुषि की आत्मा आज भी देश की पुलिस, कानून व कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रही है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आरुषि, जिसका मतलब होता है सुबह की पहली किरण, नोएडा के जलवायु विहार के सेक्टर 25 के L32 फ्लैट में रहने वाले डॉक्टर दंपत्ति राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार की जिंदगी में 15 मई 2008 के बाद कभी भी वो सुबह नहीं आई जिसमें वो उस आरुषि के दर्शन कर सकीं। अभी सूरज की किरणें घर पर पड़नी शुरू ही हुई थी कि उससे पहले ही जलवायु विहार के सेक्टर 25 में स्थित एक घर के अंदर और बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये मामला था नोएडा के जलवायु विहार स्थित एक हाई प्रोफाइल डॉक्टर दंपत्ति का, जिसकी 13 साल की बेटी की नृशंस से हत्या कर दी गई थी। नोएडा का जलवायु विहार वैसे तो बेहद शांत इलाका था, लेकिन डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि के जन्मदिन के जश्न के महज कुछ घंटे पहले उसकी लाश उसके ही बेड पर मिलती है, जिसमें उसकी सर और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। कुछ ही समय में यह खबर आग की तरह मीडिया चैनल्स के माध्यम से पूरे देश में फैल गई।
tragic story, the double murder in Noida of a young girl Arushi and a man Hemraj, is a story that the nation has been watching for the last. हेलो, मैं आरुषि हूँ। जी हाँ, वही लड़की जिसकी 15 साल पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। 16 मई 2008 को देश दुनिया के सभी चैनलों में प्रसारित मेरी इस न्यूज़ ने सभी का दिल जरूर झकझोर दिया था, पर दुनिया की कोई भी ताकत आज तक मेरे कातिल को सजा नहीं दिला सकी और वो शख्स आज भी खुलेआम घूम रहा है और चैन की सांसें ले रहा है। अब मुझे इसके आस कम ही बची है कि मेरे गुनहगार को उसके किए की सजा मिलेगी। मेरी आत्मा उस हत्यारे को उसी तरह सजा पाते हुए देखना चाहती है जिस तरह उसने मेरे साथ हैवानियत की सारी सीमाएं लांघी थी। मैं तो एक निर्दोष बच्ची थी और पढ़ाई करके अपना नाम कमाना चाहती थी। मैं तो एक ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करती थी, तब मेरे साथ इस तरह की जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए आज मैं देश की पुलिस, सीबीआई और कोर्ट से सिर्फ यही पूछ रही हूं कि क्या मेरे देश के हर उस आम आदमी को न्याय मिल पाता है जिसके पास अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए ना तो पैसा है और ना ही पावर। मेरा जन्म 24 मई 1994 को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ था। मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता काफ़ी खुश थे क्योंकि जन्म से पहले मेरे पेरेंट्स मेरे आने की काफ़ी मन्नतें की थी और आखिरकार भगवान ने उनकी ये प्रार्थना सुन ली और मैंने IVF तकनीक के जरिए इस दुनिया में कदम रखा। मेरे मम्मी पापा मुझे जान से भी ज़्यादा चाहते थे। मैं पैदा होने के बाद अपने माता पिता के मात्र 6 दिन ही दिल्ली के हौज खास एरिया में रही। इसके बाद 30 मई 1994 को वे मुझे लेकर नोएडा के जलवायु विहार के 2x47 अपार्टमेंट में किराए में रहने के लिए आ गए। उसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने खुद का जलवायु विहार स्थित एक फ्लैट खरीदा। मैं अपने पापा के लिए सबसे प्यारी थी और वो मेरी हर छोटी ख्वाहिश को पूरा करते थे और मेरी माँ भी मुझे बहुत चाहती थी। मैं अपने मम्मा पापा के साथ हर एक त्यौहार बेहद खुशी के साथ मनाती थी। मेरे पापा मुझे गर्मी की छुट्टी में हिल स्टेशन और स्विमिंग पूल ले जाया करते थे और अपने बर्थडे पर मैं अपनी माँ के गाल पर किसी दोस्त की तरह केक लगाती थी। मेरी माँ मेरी एक सच्ची दोस्त की तरह थी और मैं उनसे अपने मन की सभी बातें बताती थी। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बचपन की वो सारी खुशियाँ दी जिससे मेरा बचपन किसी सुहाने सपने से कम नहीं था। मैं अपने परिवार से बेहद खुश थी और अक्सर अपने दोस्तों से अपने मम्मी पापा की प्रशंसा किया करती थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कम उम्र में नैनीताल, मसूरी, सिंगापुर, मनाली, मलेशिया जैसी जगहों की सैर करा दी थी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ घूमकर इतना खुश थी कि मैं ये बात अपने स्कूल में सबको बता दी थी। आरुषि नोएडा के सेक्टर 30 स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। आरुषि पढ़ने में काफी तेज थी और प्रत्येक क्लास में उसका स्कोर 90% के आसपास रहता था। घटना के एक दिन पहले यानी कि 15 मई को आरुषि बहुत खुश थी क्योंकि इसके अगले दिन यानी 16 मई से स्कूल की छुट्टियां प्रारंभ होने वाली थी और जब वो 15 मई को स्कूल पहुंची तो उसकी तरह ही स्कूल के बाकी सभी बच्चे भी काफी खुश थे क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं छुट्टियों में बाहर घूमने का प्लान बना रखा था। आरुषि ने भी अपनी ट्रिप डिसाइड कर ली थी, पर इसके पहले वो अपने बर्थडे के लिए भी तैयारियां कर रही थी जो अब से ठीक 9 दिन बाद आने वाला था। पर 24 मई को यानी उसके बर्थडे वाले दिन उसके दोस्त बाहर घूमने जा रहे थे, इसलिए वो 16 मई को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट का प्लान करती है। इसके लिए वो 15 मई को अपने सभी दोस्तों को इन्विटेशन भी दे देती है और घर आकर वो काफ़ी खुश होती है। लेकिन आरुषि इस बात से बेखबर थी कि वो अपने लाइफ के कुछ अंतिम पल ही जी रही है और खुशी के वे कुछ अंतिम पल उसके बाद दुनिया सिर्फ उसे एक नाम से याद रखेगी। उसे क्या पता था कि उसका दोस्तों को दिया गया 14वें बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन ही रह जाएगा और उसके दोस्तों को बर्थडे में जाने होने के बजाय उसकी अंतिम यात्रा में शामिल होना पड़ेगा। आमतौर पर आरुषि स्कूल बस से अपने स्कूल आया जाया करती थी, लेकिन 15 मई के दिन वो स्कूल बस से तो स्कूल गई थी, पर स्कूल से लेने के लिए उसकी माँ उसे अपनी कार से जाती हैं। आरुषि जब घर पहुंची तो उसकी चाची डॉक्टर वंदना तलवार पहले से ही घर पर थी। वंदना तलवार राजेश तलवार के बड़े भाई डॉक्टर दिनेश तलवार की पत्नी थी और वो भी पेशे से डॉक्टर ही थीं। उसके चाचा डॉक्टर दिनेश तलवार का घर पास में ही पड़ता था, इसलिए उसके चाचा चाची का अक्सर राजेश तलवार के घर आना जाना लगा रहता था। ठीक इसी तरह आरुषि और उसके मम्मी पापा भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब साथ में लंच करने के बाद आरुषि की माँ नुपुर तलवार उसे उसकी नानी के घर में छोड़ देती हैं और अपने काम के लिए निकल जाती हैं।
तलवार फैमिली में ज्यादातर लोग पेशे से डॉक्टर थे और देश के नामी गिरामी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे। वहीं जहां राजेश तलवार के पिता भी कार्डियोथोरेसिक सर्जन थे, तो नुपुर तलवार के पिता बीजी चिटनिस एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर हुए थे। तो पूरी फैमिली हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी। आरुषि के घर पहुंचने के बाद उसने घर के कुक हेमराज के हाथों से बनी पालक पनीर की सब्जी खाई और सभी ने डाइनिंग टेबल में बैठकर भोजन किया। हेमराज ने यह बात खुशी से नुपुर तलवार को बताई कि दीदी आरुषि को आज पालक पनीर की सब्जी पसंद आई है, जिसे सुनकर उनको भी खुशी हुई क्योंकि वो ज्यादातर बाहर के आइटम खाना पसंद करती थी। अभी घर में सब कुछ एकदम सामान्य था। घर में हंसी खुशी का माहौल था और कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई एक दूसरे से नाराज हो। आरुषि को घर छोड़कर लंच करने के बाद आरुषि की मां नुपुर तलवार फोर्टिस हॉस्पिटल चली गईं, जहां पर वे डेंटिस्ट थीं, जबकि पिता राजेश तलवार इस समय अपने क्लिनिक में ही थे, क्योंकि वे क्लिनिक के बाद वे ITS डेंटल कॉलेज में पढ़ाने भी जाते थे। इसलिए उनके पास अपेक्षाकृत कम समय होता था और वे अक्सर रात में नुपुर के बाद ही घर पहुंचते थे। पर डॉक्टर तलवार अपनी बेटी को सैटरडे संडे बाहर घुमाने जरूर ले जाया करते थे। घटना वाले दिन यानी 15 मई को नुपुर तलवार शाम 7:30 बजे घर पहुंचती है, जबकि राजेश तलवार 9:30 बजे घर पहुंचते हैं। राजेश तलवार का ड्राइवर उमेश शर्मा उनका बैग और गाड़ी की चाबी देने घर तक आता है और फिर वापस लौट जाता है। और यही वो आखिरी समय था जब किसी ने आरुषि, राजेश और नुपुर तलवार और हेमराज को साथ में देखा था। हेमराज तलवार फैमिली के लिए डिनर तैयार करता है, जिसे वे सभी साथ में बैठकर खाते हैं। सोसाइटी के वॉचमैन के अनुसार इसके बाद उसने किसी को डॉक्टर तलवार के घर में जाते हुए नहीं देखा। डिनर करने के बाद आरुषि के मम्मी पापा 10:15 बजे आरुषि के कमरे में जाते हैं। अब आरुषि अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर बर्थडे के लिए तैयारी करती है, क्योंकि कल उसने अपने बर्थडे के लिए कई दोस्तों को इनवाइट भी कर लिया था। अब उसके पापा डॉक्टर राजेश तलवार बर्थडे सरप्राइज के लिए डिजिटल कैमरा गिफ्ट करते हैं। बकौल तलवार्स वे उसे ये कैमरा उसके जन्मदिन के दिन देने वाले थे, लेकिन नुपुर के कहने पे वे कैमरा देकर वे आरुषि को सरप्राइज देते हैं। कैमरा पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो उस कैमरे से अपनी कुछ सेल्फी और फोटोज लेती है। इसके अलावा अपने मम्मी पापा के भी कुछ फोटोज क्लिक करती हैं। उसने इसी कैमरे से अपना आखिरी फोटो 10:10 पर लिया था। इसी बीच आरुषि ने अपनी माँ से भी पूछ लिया, मम्मा इस बार मुझे आपकी तरफ से कौन सा गिफ्ट मिलेगा? तो उसकी माँ उससे मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सरप्राइज है और इसे सरप्राइज ही रहने दो। आरुषि लगभग 45 मिनट तक अपने मम्मी पापा से बात करती रही और वे लोग मिलकर आपस में बर्थडे पार्टी की योजना बनाते रहे, जैसे पार्टी कहाँ आयोजित होगी, पार्टी में कौन कौन आएगा, इस पार्टी को स्पेशल कैसे बनाया जाए इत्यादि। आरुषि को अन्य बच्चों की तरह ही अपने बर्थडे का बेसब्री से इंतजार रहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक अपने बर्थडे की सभी इमेजेस संभाल कर रखे थे और इस बार भी वो अपने बर्थडे को बेहद ही खास बनाने वाली थी, जिसके लिए उसने तैयारी काफी पहले से ही कर रखी थी। मौत से ठीक 4 दिन पहले मदर्स डे था और उस दिन आरुषि ने अपनी माँ को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया था, जिसमें उसने एक बेहद ही खूबसूरत संदेश अपनी माँ के नाम लिखा। मॉम, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम तो दुनिया में सबसे अच्छी हो। एक ग्रीटिंग कार्ड में मैं आपके बारे में शायद ही कुछ लिख पाऊँ। आपके बारे में तो लिखने के लिए मुझे कम से कम 100 पन्ने चाहिए। आपकी बेटी होना मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे पापा के बीच में जब भी कोई नोकझोंक होती है तो आपने ही मेरे लिए हमेशा स्टैंड लिया है। पिछले फादर्स डे में भी आरुषि ने अपने पापा को भी कार्ड दिया था और उसमें लिखा था, आप मेरे लिए सबसे अच्छे पापा हो। आपके बारे में क्या कहूँ, आप प्लीज हमेशा ऐसे ही रहना। तलवार परिवार में अब तक का माहौल काफी खुशनुमा था, पर आखिर इतना सब होने के बावजूद किसने उसकी जान ली। तलवार्स के अनुसार घटना वाली रात वे तकरीबन 11 बजे अपने कमरे में आ जाते हैं और आरुषि भी सोने चली जाती है। राजेश तलवार देर रात तक इंटरनेट पर काम करते थे, इसलिए वे रोज की तरह वे अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगते हैं और नुपुर तलवार सो जाती है। आरुषि की मां नुपुर के अनुसार घर का इंटरनेट राउटर आरुषि के कमरे में ही रखा हुआ था। यह इंटरनेट राउटर अक्सर चलते चलते ऑफ हो जाता था। उस दिन भी जब राजेश तलवार लैपटॉप चला रहे थे, तभी इंटरनेट राउटर अचानक 11:30 बजे बंद हो जाता है। तभी राजेश ने मुझे राउटर को ऑन करने के लिए कहा। मैं नींद से उठकर जब राउटर ऑन करने गई तब आरुषि चेतन भगत की बुक 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पढ़ने में मशगूल थी। यही बुक सुबह आरुषि के बगल में भी रखी हुई थी। राउटर ऑन करने के बाद नुपुर तलवार आरुषि के कमरे से चली जाती है। इस बीच राजेश तलवार के फोन में USA के एक नंबर से उनके किसी दोस्त की कॉल आती है, जिसे राजेश पिक करते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार ने 11:41 पर
अपने आखिरी ईमेल का जवाब दिया, लेकिन इसके बाद भी वे इंटरनेट में सर्फिंग करते रहे। तकरीबन रात 12:08 तक उन्होंने इंटरनेट यूज़ किया और राजेश तलवार के अनुसार उसके बाद वो कंप्यूटर बंद करके सोने चले जाते हैं। 15 मई को ही तकरीबन 12 बजे आरुषि के एक दोस्त अनमोल ने उसे कॉल किया, लेकिन पूरी रिंग जाने के बावजूद आरुषि ने उसका फ़ोन पिक नहीं किया। फिर उस दोस्त ने 12:30 बजे टेक्स्ट किया, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके पहले आरुषि के इसी दोस्त की आरुषि से उसके मोबाइल पर 9 बजे के आसपास आधे घंटे तक बात हुई थी, लेकिन इसके बाद जब उसने उसे फ़ोन किया तब वो फ़ोन कनेक्ट नहीं हुआ। तभी उसने घर के लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल किया था। राजेश तलवार ने बाद में पुलिस को बताया था कि फ़ोन का रिंगर ऑफ होने की वजह से उन्हें फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनाई दी। हालांकि उससे कुछ देर पहले ही राजेश तलवार ने यूएसए वाले नंबर की कॉल रिसीव की थी, लेकिन ये कॉल रिसीव नहीं हुई। पुलिस जांच में यह भी पाया गया कि आमतौर पर आरुषि का फ़ोन रात 1 बजे तक चालू रहता था, क्योंकि इस समय तक या तो वो पढ़ा करती थी या दोस्तों के साथ चैट मैसेजेस करा करती थी। लेकिन कत्ल वाले दिन आरुषि का फ़ोन रात 9:10 पर ही बंद हो गया था। आरुषि के दोस्त अनमोल द्वारा बार बार फ़ोन ट्राई करने पर भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने सोचा कि हो सकता है आरुषि सो गई हो, इसलिए उसने सोचा कि सुबह बात कर लेंगे। अब सुबह होती है और भारती उनके यहाँ काम करने पहुंचती है। नुपुर तलवार के अनुसार जैसे ही वो भारती मंडल को चाबी देकर अंदर गई तो राजेश तलवार भी सोकर उठ गए, और वो जैसे ही घर के मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं, वैलेंटाइन विस्की की बोतल देखकर वो चौंक जाते हैं। उसके बाद वे आरुषि के रूम में जाते हैं तो आरुषि के रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। हम आपको बता दें कि आरुषि के रूम का दरवाजा सेल्फ लॉक्ड था, जैसे बाहर से कोई बिना चाबी के नहीं खोल सकता था, जबकि अंदर वाला व्यक्ति बिना चाबी के ही खोल सकता था। राजेश जैसे ही आरुषि के रूम में घुसते हैं तो वे एकदम से चिल्ला पड़ते हैं। इसके बाद नुपुर जैसे ही आरुषि के कमरे में अंदर जाकर वहां का नजारा देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनकी 13 साल की बेटी अपने बेड पर मरी पड़ी थी। इसी बीच भारती भी दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। भारती को चाबी लेकर वापस घर के मेन दरवाजे तक पहुंचने में बमुश्किल 2 मिनट का समय लगता है। भारती को देखकर नुपुर तलवार उससे जोर जोर से रोने लगती हैं और कहती हैं, भारती देखो, हेमराज आरुषि का गला काटकर भाग गया है। नुपुर को तब तक ये पता नहीं था कि आरुषि के सर पर भी वार किया गया है। आरुषि का शरीर सफेद रंग की चादर से ढका हुआ था। नुपुर तलवार चादर खोलकर आरुषि की बॉडी भारती को दिखाती है। आरुषि का तकिया खून से रंगा हुआ था और आरुषि के सर के पास उसका स्कूल बैग, जबकि बगल में उसके खिलौने वगैरह रखे थे, और वहीं पास में चेतन भगत का नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ भी था, जिसे नुपुर ने आखिरी बार आरुषि को पढ़ते हुए देखा था। इसके बाद भारती जाकर राजेश तलवार के घर के नीचे रह रहे पुनीश राय टंडन नाम के एक व्यक्ति के यहाँ जाकर इस बात की जानकारी देती है, और वे कुछ ही समय में ऊपर राजेश तलवार के घर पहुंचते हैं। जैसे ही पड़ोस में अन्य लोग घर में शोर शराबे की आवाज सुनते हैं तो वे भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। भारती इसके बाद किचन में जाती है और नुपुर तलवार से पूछती हैं, आंटी क्या मैं बर्तन धो दूं? पर नुपुर तलवार उसे कहती है कि तुम इनको ऐसे ही रहने दो। इसके बाद भारती नुपुर तलवार से कहती हैं, आंटी मुझे और घरों में काम करने जाना है, मुझे देर हो जाएगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, और वहां से वो चली जाती है। इसी बीच आस पड़ोस के लोग डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार के घर का मंजर देखकर तुरंत ही सोसाइटी के गार्ड बीरेंदर को इसके बारे में सूचित करते हैं और उन्हें तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। गार्ड की सूचना के बाद कुछ ही मिनटों में नजदीकी पुलिस चौकी से पवन कुमार नाम का एक कांस्टेबल मोटरसाइकिल से गार्ड के साथ राजेश तलवार के घर पहुंचता है। इसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचना दी जाती है और 8 बजे से पहले पुलिस के आला अधिकारी मौकाए वारदात में पहुंच जाते हैं। पुलिस जब राजेश तलवार के घर पहुंचती है तो वहां 14-15 लोग पहले से ही तलवार के लिविंग रूम में मौजूद थे, जबकि 5 से 6 लोग राजेश नुपुर तलवार के बेडरूम में खड़े थे, जबकि आरुषि के रूम में उस समय कोई नहीं था। पुलिस के पहुंचने तक क्राइम फॉरेंसिक एविडेंस पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, जिसके कारण पुलिस की फॉरेंसिक टीम सही तरीके से सैंपल लेने में नाकाम रही। जब मीडिया को पता चला कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है तो देखते ही देखते 8 बजे तक वहाँ मीडिया का भी जमावड़ा लग चुका था। अब चूंकि घर का नौकर यम प्रसाद बंजाड़े यानी कि हेमराज बंजाड़े मिसिंग था, जो कि नेपाल के अर्घा खांची जिले के धारापानी नामक जगह का रहने वाला था। पुलिस हेमराज को प्राइम सस्पेक्ट मानकर मामले की जांच शुरू करती है। राजेश तलवार अपनी बेटी की हत्या के लिए हेमराज के खिलाफ कंप्लेंट भी लिखवाता है। पुलिस घर की जांच करना शुरू करती है, जिसके तहत जब वो छत की तरफ जाने की कोशिश करती है तो राजेश तलवार उन्हें चिल्लाकर कहते हैं, यहाँ मेरी बेटी की जान चली गई है, हेमराज घर से गायब है और आप लोग यहाँ समय जाया कर रहे हैं, जाओ जाकर उसे ढूंढो।
डॉक्टर तलवार की ये बातें सुनकर पुलिस ऊपर जाने की जहमत नहीं करती है। अब हेमराज को पकड़ने के लिए पुलिस उसके सभी ठिकानों में तलाश करती है, पर उसका कहीं भी सुराग नहीं मिलता है। पुलिस को ये करते करते 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाते हैं, पर तलवार परिवार के नौकर हेमराज बंजाड़े का कोई पता ठिकाना नहीं मिल पाता है। राजेश तलवार पुलिस को हेमराज को उसके पैतृक गांव तक जाकर पकड़ने के लिए कथित तौर पर 25,000 का इनाम भी घोषित करते हैं। पुलिस ने स्कॉच विस्की की बोतल देखकर आशंका जताई कि शायद हेमराज नशे में धुत होकर आरुषि के कमरे में घुसा हो और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। उसके विरोध करने पर हेमराज ने उसकी हत्या कर दी हो। चूंकि हेमराज मिसिंग था, इसलिए इस प्रकार का थॉट आना लाजमी था। इसके साथ ही आरुषि के पोस्टमार्टम की भी तैयारियां होने लगी और 8:30 बजे आरुषि की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जाती हैं। दोपहर 1 बजे पुलिस के साथ राजेश तलवार परिवार के अन्य लोगों और अपने कुछ निकटवर्ती मित्रों के साथ आरुषि की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद वापस घर लौटते हैं। इसके बाद आरुषि की डेड बॉडी आइस स्लैब के ऊपर घर में रखी जाती है। कुछ देर इंतजार के बाद राजेश अपनी बेटी की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वहीं पास में स्थित अंतिम निवास नाम के शमशान घाट ले जाते हैं। जब आरुषि की मौत की खबर सुनकर राजेश और नुपुर तलवार के परिचित लोग घर पर आने शुरू हुए, तब आरुषि की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली जा चुकी थी। तभी राजेश और नुपुर के करीबी मित्र डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय भी मौके पर पहुंचते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो घर के अंदर जाने के बजाय ऊपर की सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। छत पर पहुंचकर वे देखते हैं कि छत को जाने वाला दरवाजा ताले से बंद है, पर साथ ही उनकी नजर दरवाजे की दीवार पर पड़ती है, जहां पर उन्हें एक खूनी पंजा दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही जब वे ताले को गौर से देखते हैं तो उस पर भी ब्लड के धब्बे थे। इसके बाद वे तुरंत नीचे उतर कर आते हैं और राजेश तलवार के घर में प्रवेश करते हैं। वहां पर डॉक्टर तलवार के एक और साथी डॉक्टर रोहित कोचर भी अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। वो ये बात डॉक्टर कोचर से बताते हैं। फिर दोनों पुलिस के एक जवान को लेकर ऊपर जाते हैं और इस बार उन्हें सीढ़ियों पर भी ब्लड के निशान मिलते हैं। डॉक्टर राजीव वार्ष्णेय ही पहले शख्स थे जिन्होंने तलवार के दरवाजे और सीढ़ियों पर खून के निशान देखे थे। जब पुलिस वाले ने उनसे छत के दरवाजे की चाबी मांगी, तब राजेश तलवार घर के अंदर चाबी को ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो काफी देर तक लौट कर नहीं आए। यहीं पर पुलिस से सबसे बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि इस खूनी पंजे को पुलिस की नजर पड़ने के बावजूद वो इसे ट्रेस नहीं करती हैं, और जब अगले दिन इसको ट्रेस किया जाता है तब तक कई लोग इसको छू चुके थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजेश तलवार से यह भी पूछा गया कि उन्हें आरुषि के अंतिम संस्कार में इतनी जल्दी क्यों थी, तो उन्होंने उत्तर दिया क्योंकि बॉडी तेजी से डिकम्पोज हो रही थी, इसलिए परिवार के बड़े लोगों ने उन्हें सलाह दी कि उसका जल्द अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अंतिम संस्कार के लिए जाने के बाद डॉक्टर तलवार के नौकर साफ सफाई के काम में जुट गए और खून के स्पॉट्स जहां भी लगे थे उन्हें साफ कर दिया गया। डॉक्टर राजेश तलवार के कंपाउंडर विकास सेठी ने बाद में कोर्ट में ये सफाई दी कि उन्होंने मौके पर मौजूद एक लेडी पुलिस कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल से घर साफ करने की परमिशन मांगी थी। उनकी सहमति के बाद ही घर की सफाई की गई। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए आरुषि के मैट्रेस के मेन पार्ट, तकिए, बेडशीट और उसके कपड़ों को सुरक्षित कर लिया। अब जैसे ही आरुषि की बॉडी अंतिम संस्कार के लिए चली जाती है, राजेश तलवार का ड्राइवर उमेश शर्मा अपने 3 अन्य साथियों के साथ बर्फ की उस सिल्ली को लेकर घर की छत में रखने के लिए जाता है जिसमें आरुषि की बॉडी रखी गई थी, लेकिन छत का दरवाजा उसे बंद मिलता है। इसके बाद उमेश वापस लौट आता है। चूंकि इस समय घर में कोई और मौजूद नहीं था, जिससे उसे उसकी चाबी के बारे में पता नहीं लग पाता है। अब वो पड़ोसी पुनिश टंडन के पास जाता है और उनसे कहता है, राजेश तलवार के छत की भी चाबी नहीं मिल रही है, इसलिए क्या मैं इसे आपकी छत में फेंक सकता हूँ? वे उसे छत में जाने की अनुमति दे देते हैं। राजेश तलवार का ड्राइवर अपने कुछ साथियों को लेकर बर्फ को तलवार की छत से सटी छत में फेंक आता है और वो 16 मई के ही दिन तकरीबन शाम 4 बजे एक बार फिर पड़ोसी पुनिश टंडन के घर जाता है और फिर वो ऊपर जाने की परमिशन मांगता है और उनसे कहता है कि घर में साफ सफाई का काम चल रहा है, इसलिए बेडशीट को छत में डालना है। अब उमेश बेडशीट से ढकी मैट्रेस को लेकर छत पर जाता है और उसे सुखाने के लिए तलवार के बगल वाली छत में डाल देता है। अब अगले दिन यानी 17 मई को राजेश तलवार के यहाँ बेटी की मौत की सांत्वना देने के लिए लोगों का तांता लग जाता है, जिसमें रिटायर्ड डिप्टी एसपी के गौतम भी पहुंचते हैं। उनकी नजर अचानक ऊपर की सीढ़ियों में जाती है। उन्हें यहाँ दीवार पर लगे एक खूनी पंजे के अलावा कई अन्य ब्लड के स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। अब वे एसपी सिटी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं, कल आप पूरे दिन यहाँ रहे लेकिन आपने ये ब्लड के स्पॉट्स ट्रेस नहीं किए। ब्लड के स्पॉट्स सीढ़ियों में मौजूद होने का मतलब है ऊपर बहुत बड़ा सबूत हो सकता है। जवाब में वे कहते हैं,
सर, डॉक्टर तलवार को उस ताले की चाबी नहीं मिल रही थी, इसलिए मेरी टीम नहीं जा सकी। जवाब में उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में ताले को तोड़ नहीं सकते थे। इसके बाद एसपी सिटी ने के गौतम से कहा, आप वहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं। कुछ ही देर में एसपी सिटी एसएसपी के साथ मौके पर पहुंचते हैं और छत का ताला तोड़ा जाता है। जैसे ही ताला तोड़ा जाता है, वहां खड़े लोगों के होश पाख्ता हो गए, क्योंकि जहां लोग मर्डर के छोटे मोटे निशान होने के बारे में सोच रहे थे, वहां तो पूरा का पूरा खून का दरिया था। जैसे ही वहां पर मौजूद लोग 2 कदम आगे बढ़े, उन्हें कूलर की आड़ में एक डेड बॉडी दिखाई दी, जिसका कुछ हिस्सा कूलर के ढक्कन से ढका हुआ था। इसके साथ ही हेमराज का मर्डर करने वाले कातिल ने दीवार की एक साइड को पर्दे से ढक दिया, ताकि आस पड़ोस के लोगों को इसकी भनक ना लग सके। लेकिन शव को देखने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि यह बॉडी हेमराज की ही है या किसी और की, क्योंकि अब वारदात को लगभग 36 घंटे हो चुके थे। इसलिए उसका चेहरा काफी फूल गया था और पहचान पाना काफी मुश्किल हो रहा था। छत पर डेड बॉडी मिलने के बाद अब राजेश तलवार को फोन कर बुलाया जाता है, जो थोड़ी देर पहले ही नुपुर तलवार के साथ आरुषि की अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए निकले थे। अब राजेश तलवार बॉडी की शिनाख्त करने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जबकि नुपुर तलवार अस्थियों का कलश लेकर कार में ही बैठी रहती हैं। उनसे अंदर आने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहती हैं अस्थियों के साथ वे अंदर नहीं जा सकती। राजेश तलवार काफी देर देखने के बाद भी हेमराज के चेहरे को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए अब हेमराज के दामाद जीवन शर्मा और अन्य उसके जानने वाले लोगों को बुलाया जाता है और वो पहली बार में ही हेमराज की पहचान कर लेते हैं। अब पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया, लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही सारे सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी थी, क्योंकि क्राइम सीन को बंद ना करने के कारण हर जगह पब्लिक मौजूद थी। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने कुछ अहम चीजों के फिंगरप्रिंट भी नहीं लिए, जैसे कूलर के ढक्कन और कूलर में डेड बॉडी को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए गए कर्टेन में पुलिस को किलर से संबंधित अहम सबूत मिल सकते थे। अब हेमराज की बॉडी को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस, जिसे आरुषि तलवार का किलर समझ रही थी, उसको ढूंढने के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई थी। उसकी तो खुद ही हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस को अपनी जांच का एंगल बदलना पड़ा। पुलिस सबसे पहले हेमराज के नेपाल के ही दोस्त विष्णु को ढूंढती है, जिसको पहले राजेश तलवार ने अपने यहाँ कुक के रूप में रखा था। पर विष्णु कुछ दिन के लिए छुट्टी पर नेपाल जाता है और अपनी जगह हेमराज को काम पर रख देता है। पर राजेश तलवार को उसका काम और स्वभाव पसंद आता है और वो उसे परमानेंट अपने घर पर काम के लिए रख लेते हैं। इसलिए पुलिस को लगता है विष्णु ने बदला लेने के लिए हेमराज की हत्या कर दी हो, और जब ये करते हुए आरुषि ने देख लिया था तो उसने उसकी भी हत्या कर दी। पर तभी पुलिस को मालूम पड़ता है कि घटना वाले दिन विष्णु नेपाल में ही था। इसके बाद सोसाइटी के गार्ड वीरेंद्र ने पुलिस से दावा किया कि घटना वाली रात उसने किसी को भी L32 फ्लैट से ना तो बाहर आते देखा और ना ही अंदर जाते हुए। इसके बाद तलवार पर शक की सुई गहराने लगी। राजेश तलवार उस समय भी संदेह के घेरे में आ गए। जब उनके बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई की गई, तब वकीलों ने बहस करने के दौरान उस मुद्दे को उठाया जहां उन्होंने घटना वाले दिन पुलिस को कंप्लेंट एप्लीकेशन दी और कहा हेमराज उसका सर्वेंट था। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि तब तक हेमराज की बॉडी नहीं मिली थी, तो क्या राजेश तलवार को पता था कि हेमराज जिंदा नहीं है? इसके अलावा कुछ और चीजों ने भी तलवार के ऊपर शक गहरा दिया था। जो लोग वहां मौके पर मौजूद थे, उनको राजेश और नुपुर तलवार का रिएक्शन उस तरह नहीं दिखा, क्योंकि यदि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को अचानक इतनी बुरी हालत में मरा हुआ पाता है तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से सूद बूद खो बैठेगा। पर यहाँ जैसे ही नौकरानी भारती घर के अंदर प्रवेश करती है तो नुपुर तुरंत उसका आरोप हेमराज के ऊपर मंड देती है। जबकि वे अपने नौकर के आचरण से भली भांति परिचित थे, तो उनके मन में सबसे पहले यह ख्याल कैसे आया कि यह काम सिर्फ हेमराज ने ही किया है। इसके अलावा मर्डर के बाद नुपुर और राजेश तलवार ने सबसे पहले पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, और उन्होंने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पहले बताना उचित समझा। ऐसा शायद ही होता है कि यदि कोई अपने परिवार के किसी सदस्य को इस हालत में देखे तो वो पुलिस को सबसे पहले सूचित नहीं करेगा। इसके अलावा जांच में सामने आता है कि हेमराज का मर्डर कमरे में ही किया गया और बाद में उसके शव को सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर छत में ले जाया जाता है और कूलर की आड़ में इसलिए रखा गया ताकि पड़ोसियों को इसकी भनक ना लग सके। हेमराज का शव ऊपर छिपाने के बाद कातिल छत से नीचे की तरफ जाता है और दरवाजा अंदर से ताले की सहायता से बंद कर देता है। इससे यह पता चलता है कि वो कातिल घर के सभी सदस्यों से भली भांति परिचित था, क्योंकि मर्डर करने के बाद कोई घर के बाहर जाने के बजाय अंदर कैसे जाएगा? क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि अंदर जाने पर यदि घर में कोई जग गया तो उसकी क्या हालत होगी? अब पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरुषि और हेमराज का मर्डर करने के बाद कातिल शराब पीता है,
क्योंकि शराब की बोतल में खून के धब्बे थे। अब ये बात फिर से समझने वाली है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद क्या कोई बाहरी शख्स घर में बेफिक्र बैठकर शराब पिएगा, और यदि आता भी है तो घर के बाकी बचे 2 लोगों के जागने का डर उसे हर पल नहीं सता रहा होगा। ये वही स्कॉच विस्की की बोतल थी जिसे राजेश तलवार अपने रूम में रखते थे। 23 मई 2008 को मेरठ जोन के आईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, जिसमें उन्होंने कहा राजेश तलवार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और इसकी जानकारी उनकी बेटी आरुषि को थी, और घर का नौकर हेमराज भी इसके विषय में जानता था। पुलिस ने बताया आरुषि और हेमराज को राजेश तलवार ने ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में देख लिया था। इसके बाद समझाने के बहाने राजेश हेमराज को छत में ले गए और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद राजेश ने नीचे आकर शराब पी और बाद में बेटी की हत्या कर दी। अब राजेश तलवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक 13 साल की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन होने के कारण लोगों ने पुलिस का काफी विरोध किया और बाद में पुलिस को अपना बयान बदलना पड़ा। और बाद में पुलिस ने कहा राजेश तलवार का अपने ही क्लिनिक में कलीग से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिसे लेकर आरुषि ने अपने पिता को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे गुस्सा होकर राजेश ने आरुषि की हत्या कर दी। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण उस समय की तत्कालीन मायावती सरकार ने इस मर्डर केस की ट्रांसपेरेंट जांच कराने के लिए मामला सीबीआई के हाथों में सुपुर्द कर दिया। अब 1 जून 2008 से सीबीआई अपनी जांच करना शुरू करती है और 13 जून 2008 को प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर राजेश तलवार के क्लिनिक के कंपाउंडर कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीबीआई अपनी जांच में पता करती है कि राजेश तलवार ने कंपाउंडर कृष्णा को क्लिनिक में 2 दिन पहले किसी गलती पर सबके सामने उसे बुरी तरह से डांटा था, जिससे कृष्णा पास में मौजूद अन्य लोगों से इसका बदला लेने की बात कहता है, और यह कहते हुए उसे राजेश तलवार के ड्राइवर उमेश ने सुन लिया था। पर सीबीआई की पहली टीम की यह थियरी बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि यहाँ कृष्णा के मकान मालिक ने बताया कि वो घटना वाले दिन वो घर पर ही सो रहा था। हालांकि इसके बावजूद सीबीआई कृष्णा का एफएसएल बेंगलोर में नार्को टेस्ट करवाती है, जिसमें वो प्रफुल्ल दुरानी के नौकर राजकुमार और एक अन्य लड़के शंभू यानी विजय मंडल का नाम लेता है। नार्को टेस्ट के अलावा सीबीआई कृष्णा के खिलाफ और कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाती है और नार्को टेस्ट को कोर्ट में सच नहीं माना जा सकता। हालांकि कृष्णा ने नार्को टेस्ट के दौरान यह भी कहा था कि सीबीआई के एक अधिकारी ने उससे केस अपने ऊपर लेने के लिए कहा था, जिसे वे उसकी सजा कम करा देंगे। अब राजेश तलवार के क्लोज फैमिली फ्रेंड प्रफुल्ल दुरानी के नौकर राजकुमार और पड़ोसी पुनीश टंडन के नौकर विजय मंडल से भी पूछताछ की जाती है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, पर उनसे भी कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता है। अब सीबीआई की पहली टीम द्वारा मामले की जांच न कर पाने के कारण एक नई टीम का गठन किया जाता है, पर नई टीम भी इस मामले में विश्वस्त सबूत नहीं जुटा पाती है, क्योंकि यहाँ सीबीआई आरुषि और हेमराज की हत्या किसी प्रोफेशनल आदमी के करने का दावा करती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे कोई सबूत नहीं मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ दिखाया गया था कि आरुषि और हेमराज के सर पर पहले मेटल की स्टिक जैसी चीज से हमला किया गया। इसके बाद कातिल ने उनका गला काटा। उनकी हत्या का पैटर्न लगभग एक जैसा था। आरुषि के माथे पर एक यू शेप का निशान भी पाया गया था। जांच अधिकारियों को राजेश के घर से एक स्टील की गोल्फ स्टिक मिलती है, जिसमें 5 नंबर और यू शेप का लोगो लगा हुआ था। इसी गोल्फ से राजेश कभी कभार गोल्फ खेलने जाया करते थे और उनको ये गोल्फ स्टिक उनके पड़ोसी पुनीश राय टंडन ने दी थी। हालांकि पहले राजेश तलवार ने उस गोल्फ स्टिक की जानकारी पुलिस के साथ साझा नहीं की थी और ये बात उन्होंने बाद में सीबीआई को बताई थी। इसके बाद जब गोल्फ स्टिक को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो उसमें ना तो आरुषि का डीएनए मिला और ना ही हेमराज का। इसके अलावा सीबीआई ना तो उस कपड़े को बरामद कर सकी जिसमें हेमराज का मर्डर करने के बाद ऊपर छत तक घसीटा गया था, और ना ही उस कपड़े का कोई सुराग मिल पाया जिस कपड़े से खून के धब्बे और सारे सबूत नष्ट किए गए थे। सीबीआई को आरुषि का फोन भी नहीं मिल पाया जिसमें काफी सारे सबूत मिल सकते थे। बाद में वो फोन नोएडा के पास ही बुलंदशहर में मिला, जो किसी महिला ने एक पार्क से मिलने का दावा किया था, लेकिन उस फोन में अब कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच पाती। यहाँ पर भी सीबीआई के अधिकारियों की एक खामी नजर आई, क्योंकि इस केस की जांच कर रहे सीबीआई के मुख्य जांच अधिकारी अरुण कुमार ने पहले ही आरुषि का मोबाइल तोड़े जाने की बात कही थी। अब सीबीआई के ऊपर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने तीनों गरीब नौकरों को मनगढ़ंत कहानी के आधार पर आरोपी बनाया, जबकि बाद में उनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। बाद में यह भी पता चला कृष्णा, राजकुमार, विजय मंडल और हेमराज एक दूसरे को केवल चेहरे से ही जानते थे, क्योंकि वे राजेश तलवार के दोस्तों के यहाँ काम करते थे और कभी कभार राजेश और उनके दोस्तों के घर आने जाने के बहाने उनमें बातचीत हो जाती थी। पर इनमें घनिष्ठ मित्रता जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि सीबीआई रिपोर्ट में बताया गया है, राजकुमार, जो कि वर्तमान में नेपाल में रह रहा है,
उसने भी बताया कि मर्डर के पहले तक वो ना तो हेमराज, ना कृष्णा और ना ही विजय मंडल को जानता था। उसकी कृष्णा और विजय मंडल से पहली मुलाकात जेल में ही होती है। इसके अलावा कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल में किसी के भी फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक साइंटिस्ट द्वारा इकट्ठे किए गए नमूनों में मैच नहीं होते हैं। इसके अलावा कॉल डाटा, ब्रेन मैपिंग से भी सीबीआई इनकी संलिप्तता साबित नहीं कर पाई। इसके अलावा सीबीआई ने फोन डिटेल को भी खंगाला, जिसमें यह पता चला कि घटना वाले दिन हेमराज, राजकुमार, विजय मंडल और कृष्णा के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी और ना ही ये बाहर कहीं आपस में मिले थे। तो सीबीआई के नौकरों द्वारा वारदात को अंजाम देने की भी थियरी पूरी तरह से गलत साबित हुई, क्योंकि क्या इतनी बड़ी वारदात के पहले ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे? इसलिए सीबीआई ने बाद में इनको सस्पेक्टेड लोगों की लिस्ट से बाहर कर दिया। डॉक्टर प्रफुल्ल दुरानी के नौकर राजकुमार के बारे में भी पता चला कि घटना वाले दिन वो अपनी मालकिन अनीता दुर्रानी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर नोएडा के सेक्टर 53 स्थित उनके निवास कंचनजंगा अपार्टमेंट में जाता है और राजकुमार उनके घर में लगभग 30 मिनट तक रहता है। सीबीआई ने राजकुमार को सस्पेक्ट की श्रेणी में रखा था और राजकुमार को नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग से भी गुजरना पड़ा। यहाँ पर सीबीआई की थियरी पर सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि आरुषि और हेमराज का मर्डर रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच हुआ था, जबकि राजकुमार 12:30 बजे तक अपने मालकिन के घर में ही मौजूद था। और यदि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राजकुमार इतने कम समय में राजेश तलवार के घर नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उसके आसपास साइकिल के अलावा और कोई भी वाहन नहीं था। कृष्णा के पास उनके घर से एक खुकरी मिली, जो कि नेपाल के ज्यादातर लोग अपने घरों में रखते हैं। इसके अलावा जांच अधिकारियों को एक खुकरी डॉक्टर राजेश तलवार के यहाँ भी मिली। दोनों खुकरी को पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन जांच करने पर ना तो उनमें खून के निशान पाए गए, ना ही फिंगरप्रिंट और ना ही डीएनए। इससे तो ये साफ था कि गला खुकरी से नहीं काटा गया था। बाद में सीबीआई ने बताया हेमराज के कमरे में उन्हें एक शराब की बोतल, बियर की बोतल और सॉफ्ट ड्रिंक मिली। तो क्या उस रात सच में हेमराज ने कृष्णा, राजकुमार के साथ मिलकर अपने रूम में पार्टी की थी? लेकिन हेमराज के दामाद जीवन शर्मा ने बताया कि हेमराज ना तो शराब पीता था, ना तो सिगरेट पीता था। इसके अलावा हेमराज की जान पहचान के अन्य लोगों ने भी बताया कि उन्होंने उसे कभी भी नशा करते हुए नहीं देखा था। सीबीआई जांच में यह भी पता चला कि जब आरुषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 16 मई को 3 PM से 6 PM के बीच में लिखी गई थी, इसी समय रिटायर्ड डीएसपी के गौतम, राजेश तलवार के भाई दिनेश तलवार और आई केयर अस्पताल के चेयरमैन और दिनेश तलवार के फ्रेंड डॉक्टर सुशील चौधरी के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी। सीबीआई कोर्ट में के गौतम ने 2012 में बताया था कि डॉक्टर सुशील चौधरी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट जैसे किसी टर्म का इस्तेमाल नहीं करने के लिए बोला था। उन्होंने ये भी बताया था कि इस बात को उन्होंने आरुषि केस की जांच के लिए गठित पहली सीबीआई टीम को भी बताया था, पर उन्होंने इसको अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया। सीबीआई हमेशा से ही आरुषि हेमराज मर्डर केस के जांच के तरीके को लेकर सवालों के घेरे में रही। सीबीआई ना तो इस मर्डर में प्रयुक्त औजारों को बरामद कर सकी और ना ही आरुषि और हेमराज में किसी का भी मोबाइल बरामद कर सकी। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस मर्डर केस में एक भी सिंगल चार्जशीट दायर नहीं की। इसके अलावा सीबीआई की एक और सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई, जो उसने वेजाइनल स्वैब जांच के लिए भेजा था वो विक्टिम का था ही नहीं। सीबीआई ने उस समय नोएडा में तैनात सिटी मजिस्ट्रेट संजय चौहान के बयान को भी कोर्ट में रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था तब मुझे पता चला कि सेक्टर 25 में कोई वारदात हुई है और वहाँ काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जिसके बाद मैं बीच में ही वहां पहुंचा तो देखा कि छत पर जाने वाली सीढ़ी और रेलिंग पर खून के निशान हैं। लेकिन जब कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने उनसे सवाल किया कि जब वो ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो वो उस दिन वॉक करने के लिए 30 किलोमीटर दूर नोएडा स्टेडियम क्यों आए थे, तो वो इस सवाल पर काफी असहज दिखे और कोई पुख्ता कारण भी नहीं बता सके। इसके अलावा उस समय मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों व लोगों में किसी ने भी उनको उस समय नहीं देखा। उनका कोई भी फुटेज किसी भी मीडिया कैमरे में भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था। जब कोर्ट ने उनसे पूछा जब उन्होंने उस समय ये देखा था तो उन्होंने उसकी सूचना एसएचओ या नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं दी। हाईकोर्ट ने ये सभी बातें सुनने के बाद जज ने संजय चौहान को सीबीआई का प्लांटेड विटनेस बताया। हेमराज के सर पर जोरदार वार किया गया, जिससे उसकी ऑक्सीपिटल बोन में काफी फ्रैक्चर आ गया और उसके सर पर 8/2 सेंटीमीटर का स्कल फ्रैक्चर आया। उसके नीचे हेमराज के गर्दन पर 3/2 सेंटीमीटर का गहरा कट का निशान है। अधिक रक्त रिसाव होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन सबसे गजब की बात यह है कि पुलिस और सीबीआई ने कहीं भी हेमराज का ब्लड बरामद नहीं किया। सीबीआई ने इसके पीछे एक अजीब तर्क दिया कि हेमराज के बाल बड़े थे, इस कारण उसके बालों से रक्त बाहर नहीं निकला।
सीबीआई की इस बात को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर की टीम को बुलाया और उनसे यही सवाल किया, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया और कहा गहरी चोट होने पर काफी मात्रा में ब्लड का लॉस हुआ होगा और वो बाहर भी निकला होगा। आरुषि के केवल सर पर चोट के निशान थे, जबकि हेमराज के सर के साथ साथ दाएं और बाएं हाथ के एल्बो में भी चोट के निशान थे, जिससे पता चल रहा था कि हेमराज ने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया था, जबकि आरुषि के ऊपर अचानक हमला किया गया था और पहले वार में ही उसकी जान चली गई थी। सीबीआई इतने साल जांच करने के बाद भी रात 12:08 से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में क्या हुआ, इसके कोई सबूत नहीं जुटा पाई और यही इस केस का सबसे बड़ा लूप होल रहा, वरना यह केस उसी समय सॉल्व हो गया होता। अब यहाँ इतने हाई प्रोफाइल मर्डर का खुलासा ना कर पाने के कारण सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के अधिकारियों की काफी निंदा भी हुई, इसलिए सीबीआई को इसके पीछे तर्क देना आवश्यक हो गया। अब सीबीआई के अधिकारी इसके लिए पुलिस को ब्लेम करते हैं, चूंकि सीबीआई के पास इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने के लिए ब्लड, फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट जैसे बेसिक सैंपल्स होने जरूरी थे और पुलिस ने ना तो क्राइम सीन को सील किया और ना ही ये सभी जरूरी सैंपल कलेक्ट किए। सीबीआई ने 20 जून 2008 को आरुषि की मां नुपुर तलवार का लाई डिटेक्टर टेस्ट और 25 जून 2008 को पिता राजेश तलवार का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया था। 11 जुलाई 2008 को इस केस का जिम्मा संभाल रहे आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार ने अपनी जांच पूरी करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरुषि हेमराज मर्डर केस में नुपुर और राजेश तलवार की संलिप्तता को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद 12 जुलाई 2008 को राजेश तलवार गाजियाबाद की डासना जेल से जमानत पर रिहा कर दिए गए। 10 सितंबर 2009 को आरुषि हेमराज मर्डर की जांच के लिए सीबीआई ने दूसरी टीम गठित की और इस टीम ने 5 जून 2010 को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी, क्योंकि सीबीआई के अधिकारी पूरी तरह से राजेश तलवार द्वारा दिए गए सभी बयानों की सच्चाई सुनिश्चित करना चाहती थी। 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई ने अपनी जांच पर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जिसमें सीबीआई ने कोर्ट को कहा था कि आरुषि तलवार की हत्या का दोषी कोई और नहीं बल्कि उसकी माता पिता नुपुर और राजेश तलवार ही हैं। पर सीबीआई ने आगे ये भी कहा कि उसके पास यह साबित करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। सीबीआई ने नुपुर और राजेश तलवार को संदिग्ध मानते हुए उनको गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके कारण वो चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। इसके अलावा पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में भी राजेश तलवार को मुख्य अभियुक्त बताया गया था, पर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए। अब 25 जनवरी 2011 को राजेश तलवार सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ गाजियाबाद की निचली अदालत में प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करते हैं, पर उनकी ये पिटीशन 9 फरवरी 2011 को खारिज कर दी जाती है। 9 फरवरी 2011 को सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी, जिसमें सीबीआई ने तलवार के ऊपर अपनी बेटी और नौकर के मर्डर के आरोप में कई धाराओं में मुकदमे दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। अब मर्डर के लगभग 3 साल बाद राजेश और नुपुर तलवार पर डबल मर्डर का आरोप तय किया गया और आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उम्र कैद, हत्या के सबूतों को मिटाने के आरोप में आईपीसी की धारा 201 के तहत 5-5 साल, हत्या की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B और सीबीआई को गलत जानकारी पेश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 203 के तहत मुकदमे दायर किए गए और तलवार को आजीवन कारावास के लिए नोएडा की डासना जेल भेज दिया गया। 21 फरवरी 2011 को डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार ट्रायल के समन को रद्द कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। इसके बाद 14 मार्च 2012 को गाजियाबाद कोर्ट ने राजेश तलवार को जमानत दे दी। इसके साथ ही नुपुर तलवार को पेशी से राहत मिल गई थी। हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया, पर कोर्ट ने सीबीआई की बात नहीं मानी। 18 मार्च 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके ट्रायल समन को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। अब 19 मार्च 2011 को डॉक्टर दंपत्ति तुरंत सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देते हैं, जहां से उन्हें राहत मिल जाती है और ट्रायल के संबंधित फैसले पर स्टे लगा दिया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट में कई सुनवाई होने के बाद 6 जनवरी 2012 को तलवार को एक बड़ा झटका लगता है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी समन को सही ठहराया। 30 अप्रैल 2012 को आरुषि की मां डॉक्टर नुपुर तलवार गिरफ्तारी से बचने के लिए गाजियाबाद सेशन कोर्ट में सरेंडर कर देती है, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है और कोर्ट उन्हें जेल भेजने का आदेश जारी करती है। इसके बाद आरुषि की मां नुपुर तलवार की तरफ से जमानत की याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा, पर सीबीआई ने कोर्ट से साफ साफ कह दिया हत्या के आरोपी को मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत नहीं दी जा सकती, जिसके बाद कोर्ट ने 3 मई 2012 को उनकी ये याचिका खारिज कर दी। अब आरुषि मर्डर केस के लगभग 4 साल बाद एडिशनल जज श्यामलाल की अदालत में जोरदार बहस हुई।
जिसके बाद आरुषि के माता पिता पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप तय हुआ। एडिशनल जज की अदालत में जारी हुए 6 पन्ने के आरोप पत्र में कोर्ट में यह भी कहा कि उनके पास इसको साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अब 11 जून 2012 को गाजियाबाद में विशेष सीबीआई जज एस लाल के सामने डॉक्टर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार के खिलाफ ट्रायल शुरू होता है। 17 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिल जाती है, पर 25 नवंबर 2013 को गाजियाबाद की स्पेशल कोर्ट द्वारा तलवार दंपत्ति को बेटी आरुषि के मर्डर का दोषी माना जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में भेज दिया जाता है। इसी बीच 21 जनवरी 2014 को तलवार्स ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और कई सुनवाई चलने के बाद हाईकोर्ट ने तलवार के वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को ध्यान से सुना और उन पर संजीदगी से विचार किया। अंततः 11 जनवरी 2017 को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और ये फैसला 3 सप्ताह से लेकर 1 साल के बीच में कभी भी सुनाया जाने वाला था। फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट से न्यायमूर्ति BK नारायण और न्यायमूर्ति AK मिश्रा की पीठ ने नुपुर तलवार को पूरे 3 साल 11 माह और 18 दिन बाद और राजेश तलवार को 4 साल और 11 दिन बाद गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। आरुषि केस में नुपुर और राजेश तलवार पर फैसला सुनाने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई और इसकी तुलना फिल्म डायरेक्टर से की और कहा, आपने एक फिल्म डायरेक्टर की तरह एक के बाद एक कैसे स्टोरीज बनाई हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा, यदि हेमराज का खून आरुषि के कमरे में किया गया था तो उसका खून भी तो उसी रूम में मिलना चाहिए, और कमरे में मर्डर करने के बाद यदि छत पर शव फेंक दिया गया था तो सीढ़ियों पर भी तो खून के निशान होने चाहिए थे, पर सीढ़ियां तो साफ थीं, और यदि आपको लगता है कि क्राइम सीन को साफ किया गया तो आपके पास उसके सबूत भी तो होने चाहिए थे। अब सीबीआई ने 2018 में हेमराज की पत्नी को माध्यम बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, पर इस फैसले पर अभी भी सबको इंतजार है। पर न्याय की गुहार लगाते हुए मासूम आरुषि और निर्दोष नौकर हेमराज की आत्मा अब थक हार चुकी है। अब इस केस में आरुषि और हेमराज को न्याय मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। पर काश आरुषि के रूम के वे दीवारें बोल के बता पाते कि उस रात क्या हुआ था, और निर्दोष हेमराज के लिए कोई फरिश्ता ये बता पाता कि उसकी हत्या किसने और क्यों की थी। खैर, अब तो हमारे पास सिर्फ उम्मीद ही बची है। आरुषि केस में इतने मोड़ आए कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये भारतीय इतिहास के सबसे पेचीदा क्राइम केसों में से एक है। दोस्तों, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? आरुषि हेमराज मर्डर केस का खुलासा अब तक ना हो पाने के लिए आप किसे दोषी मानते हैं, सीबीआई या पुलिस? और क्या अब आरुषि हेमराज को न्याय मिल पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।